जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज बात करेंगे कि क्या रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे, रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी अगुवाई वाले यूपीए के लिए क्या कोई चेतावनी है और क्या वे इससे कोई सबक लेंगे, और यह भी कि क्या यह नियोजन नीति पर छात्रों के और युवाओं के गुस्से का नतीजा तो नहीं। बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताइए। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। आजसू की उम्मीदवार सुनीता देवी 21,803 वोटों से चुनाव जीत गई है, जो जानकारी है। इस चुनाव के परिणाम को लेकर जहां आजसू और भाजपा उत्साहित हैं और इसे हेमंत सरकार के खिलाफ जनादेश बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस जेएमएम अब इसे यह कह रहे हैं कि इसे सरकार के कामकाज के जनादेश के रूप में इस नतीजे को नहीं देखा जाना चाहिए। ये दोनों बातें स्वाभाविक हैं। एनडीए यानी आजसू बीजेपी की खुशी भी स्वाभाविक है, यूपीए की और हेमंत सोरेन सरकार की निराशा भी स्वाभाविक है, और रामगढ़ की इस जीत से अगले साल होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनावों के समीकरणों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन रामगढ़ का चुनाव परिणाम हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ा झटका है और यह चेतावनी भी है कि जनता को भावनात्मक मुद्दों पर, इमोशनल इश्यूज पर ज्यादा दिन तक बरगलाया नहीं जा सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, उनमें 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और झारखंडी छात्र और युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात सबसे महत्वपूर्ण थी। हेमंत सोरेन और उनकी अगुवाई वाले गठबंधन को सत्ता तो मिल गई 2019 के चुनाव में, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बावजूद हेमंत सरकार नियुक्तियों के मामले में फिसड्डी साबित हुई है। हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति के नाम पर झारखंडी जनता की अपेक्षाओं को इतना ऊंचा उठा दिया है कि उसे पूरा करना अब उनके लिए भारी पड़ रहा है। हेमंत सोरेन को पता है कि या तो वे लीगली करेक्ट हो सकते हैं, वे कानूनी रूप से सही हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं, यानी राजनीतिक दृष्टि से सही हो सकते हैं। उनके दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते, यानी वे लीगली करेक्ट भी हों और वे पॉलिटिकली करेक्ट भी हों, ऐसा संभव नहीं है। यही कारण है कि विधानसभा के पिछले बजट सत्र यानी 2022 के बजट सत्र में उन्होंने कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर कोई नीति नहीं बन सकती, और अगर ऐसी कोई नीति बनेगी तो कोर्ट में खारिज हो जाएगी। यह कहते समय मुख्यमंत्री लीगली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बात पर उनकी ही पार्टी में विरोध के स्वर उभरने लगे थे। उनकी भाभी और जामा की विधायक सीता सोरेन और पार्टी के बोरियो से विधायक, सीनियर विधायक लोबिन हेम्ब्रम विरोध करने वालों में सबसे आगे थे। लोबिन आज तक विरोध कर रहे हैं। हेमंत सरकार ने रघुवर दास सरकार की नियोजन नीति को रद्द करके नई नियोजन नीति बनाई थी, लेकिन वह भी कोर्ट में खारिज हो गई। कारण यह था कि इसमें भी उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश की थी। जैसे उन्होंने नौकरी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास करने की शर्त लगाई थी। इसके अलावा सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा दिया था। कोर्ट ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ पाया और रद्द कर दिया। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जहां रघुवर दास ने 2016 में लाई अपनी नियोजन नीति में 1985 को कट ऑफ डेट बनाया था, यानी उनका कहना था कि 1985 से पहले से जो लोग झारखंड में रह रहे हैं और झारखंड में रहने का वो प्रमाण पेश कर देंगे, उन्हें झारखंड का स्थानीय निवासी माना जाएगा।
लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी थी, ऐसा कोई कट ऑफ नहीं रखा था। उन्होंने सिर्फ 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड के किसी शिक्षा संस्थान से पास करने की कंडीशन लगाई थी। यानी सिर्फ 3 साल झारखंड में रहने वाला और कुड़ुख, मुंडारी, संथाली, हो और नागपुरी जैसी किसी एक क्षेत्रीय भाषाओं को सीखकर कोई भी छात्र, कोई भी युवा झारखंड में तीसरे और चौथे दर्जे के पदों के लिए आवेदन कर सकता था। हालांकि रघुवर दास ने भी 13 अनुसूचित जिलों में, शेड्यूल जिलों में जिला स्तरीय सरकारी नौकरियों को उसी जिले के उम्मीदवारों के लिए 100% रिजर्व कर दिया था, जिसे सोनी कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन हेमंत सरकार पर जब 1932 का दबाव बढ़ा तो सरकार ने हाई कोर्ट से नियोजन नीति खारिज होने के बाद एक बार फिर पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश की। उन्होंने 11 नवंबर 2022 को झारखंड की विधानसभा में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का बिल पास कराया और बिल लाने के ऐन पहले उसमें एक अमेंडमेंट जोड़ा, उसमें एक संशोधन जोड़ा और वह संशोधन यह था कि झारखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी तीसरे और चौथे दर्जे के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को स्थानीयता से जोड़ दिया गया। और यह स्थानीयता का कानून 1932 के खतियान पर आधारित था। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को ये लगे कि जिसके पास 1932 का खतियान होगा वही झारखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए एलिजिबल होगा, योग्य होगा। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के नाम एक नोट और लगा दिया इस विधेयक को राजभवन भेजते समय कि इसे केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सके, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके। ऐसा करते समय हेमंत सोरेन जानते थे कि ही वॉज नॉट लीगली करेक्ट, वह कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि खुद उनके ही विधि विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट ने सरकार को सलाह दी थी कि नौकरियों को स्थानीयता से जोड़ना और 100% नौकरियों को आरक्षित कर देना किसी भी रूप में संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता, उसके खिलाफ है। और ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों में दिए गए अलग अलग आदेशों के भी खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का विधेयक राजभवन को भेजा। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा क्यों किया जब उन्हें पता था कि यह बिल राजभवन से लौट आएगा, तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है कि हेमंत सोरेन उस समय पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर यह विधेयक राजभवन से लौट गया तो इस भावनात्मक मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी, बिल लौट आया और उसके बाद हेमंत सोरेन ने अपनी खतियानी जोहार यात्राओं और रामगढ़ के उपचुनाव में बार बार इस मुद्दे को दोहराया। लेकिन वे भूल गए कि गांव में रहने वाले भोले भाले झारखंडियों को 1932 के नाम पर बहलाना एक बात है और पढ़े लिखे युवाओं और छात्रों को बहकाने की कोशिश करना बिल्कुल अलग बात है, वो दूसरी बात है। तो झारखंड के छात्रों को ये उम्मीद थी नियोजन नीति रद्द होने के बाद और स्थानीयता का बिल राजभवन से लौटने के बाद झारखंडी मूलवासी छात्रों को उम्मीद थी कि अब हेमंत सरकार झारखंडियों की जनभावना के अनुरूप कोई नियोजन नीति लाएगी। लेकिन टेलीफोनिक सर्वे में 2016 के पहले की नीति लाने की बात कहकर हेमंत सोरेन ने छात्रों को और भड़का दिया। रामगढ़ उपचुनाव के ठीक पहले 60-40 की नियोजन नीति आने की बात फैली, यानी 60% आरक्षित और 40% ओपन फॉर इंडिया, और इसने चुनाव में बड़ा असर डाला। अगर रामगढ़ में 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आजसू उम्मीदवार सुनीता देवी और भाजपा उम्मीदवार कुंटू बाबू को मिले कुल वोटों का जोड़ कांग्रेस या यूपीए की उम्मीदवार ममता देवी को मिले वोटों से सिर्फ 6000 से थोड़ा ही ज्यादा था। तो इस बार यह मार्जिन 21000 से ज्यादा हो गया है। तो अब यह जाहिर है कि रामगढ़ उपचुनाव में अपनी जीत का श्रेय आजसू और बीजेपी अपनी रणनीति को देंगे या हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को जिम्मेदार बताएंगे, इसके खिलाफ जनादेश बताएंगे।
लेकिन यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि मतदान के बाद भी कोई भी यह खुलकर नहीं कह रहा था कि रामगढ़ में कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। कांटे के मुकाबले की बात कही जा रही थी। खुद मैंने भी अपने स्थानीय पत्रकार मित्रों से बात की थी और सबका यही कहना था कि एनडीए उम्मीदवार को बढ़त है, पर वो हल्की बढ़त है, मुकाबला बहुत कांटों का है। लेकिन सुनीता देवी की 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत का अंतर यह बताने को काफी है कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ छात्रों और युवाओं के आक्रोश ने इतना बड़ा अंतर पैदा किया है। अब हेमंत सोरेन सरकार को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी यह सोचना होगा कि वे लीगली करेक्ट और पॉलिटिकली करेक्ट होने के बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालें जो छात्रों और युवाओं का भरोसा उनमें फिर से जगाए और फिर से उन्हें उनके पक्ष में लाकर खड़ा करें। आज शाम हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक है। अब से थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ऐसी उम्मीद है कि इसमें नियोजन नीति का प्रस्ताव आ सकता है। सरकार के पास मौका है कि वह कोई ऐसी नियोजन नीति लाए जो झारखंड में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करे। बाहरी लोगों का जो डर उनके मन में बैठ गया है वह उनके मन से निकाले। फिलहाल रामगढ़ के चुनाव ने हेमंत सोरेन के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। यह उनके राजनीतिक अनुभव, ज्ञान, विवेक और परिपक्वता की परीक्षा भी है। अब वे इस हालात से, इस स्थिति से कैसे निपटते हैं, यह देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।